नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं शशि कुमार आप लोगों को आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। मित्रों, इसके पहले हम भी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। और आपका NCERT का एक्सरसाइज 4.1 भी हम बता चुके हैं। और इसका अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। हाँ तो मित्रों, हमारा सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो इसमें होता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि सारणी को पंक्ति और स्तंभ को यानी पंक्ति को और स्तंभ को संगत स्थिति में अदल बदल किया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई किसी प्रकार का डिटर्मिनेंट है और अगर हम उसका क्या कर दें, उसको अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें। आप पिछले वीडियोस में या फिर कहने का अर्थ ये हुआ कि आप जब मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको उस वक्त पढ़ाया गया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि हमारे पास जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्रकार का डिटर्मिनेंट है। ओके, तो यहाँ पर सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारे पास एक 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट है। ओके, और कहा जाए कि अगर हम इसका ट्रांसपोज अगर निकालें, अगर सपोज मान लेते हैं कि इतना मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर तो आपका किसी न किसी प्रकार का डिजिट रहेगा, और अगर इसका वैल्यू k अगर आ जाए, ओके, k मान लिया जाए कि इसका वैल्यू आता है, कोई ना कोई चीज़ इसका वैल्यू जो है वो k है, और हम अगर इसका ट्रांसपोज निकाल लें तो ट्रांसपोज आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देना ही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। ओके, यानी इंटरचेंज कर देना। तो अगर हम यहाँ पर A1 B1 C1 यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला रो है उसको हम पहला कॉलम में चेंज कर लिए, और जो दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम में चेंज कर लेते हैं। A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, तो प्रॉपर्टीज के अनुसार से इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणी का मान इज नॉट चेंज नहीं करता है व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि अगर रो को उसके संगत कॉलम में अगर चेंज कर दी जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर आपका डेल्टा का वैल्यू अगर k है तो हम यहाँ पर क्या किए कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर चेंज कर देते हैं तो इसका वैल्यू बिल्कुल k का k ही रहता है, ये चेंज नहीं करता है। तो ये सिर्फ 3x3 कोटि के डिटर्मिनेंट पर लागू नहीं होता है, बल्कि आपका किसी भी तरह का किसी भी कोटि का रहे, 2x2 का भी रहे, उस पर भी आपका लागू होगा। जैसे कि हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास 2 3 1 6। ओके, एक 2x2 कोटि का डिटर्मिनेंट है, और इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू किस प्रकार से निकलता है। 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 × 3 -3 = 9। ओके, और हम यहाँ पर इसके ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकाल लें तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज पहले कैसे निकलता है। ये रो है, इसको हम इस प्रकार से कॉलम में लिख सकते हैं, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिख सकते हैं। ओके, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 = 9। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसका भी वैल्यू 9 आया, इसका भी वैल्यू 9 आया। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसका होता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को अगर उसके कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, हाँ तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टीज है उसे कहते हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी।
और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम, यानी इसका मतलब होता है यदि एनी मीन्स कोई टू रोज और कॉलम, यानी कि दो रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज दस, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि उनका रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, ओके, डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाँ दोस्तों, थोड़ा लाइट चला गया था, खैर कोई बात नहीं, हम फिर से समझते हैं। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज चेंज्ड बट इट्स वैल्यू रिमेन द सेम। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यदि 3x3 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट्स है, ओके, यदि मेरे पास 3x3 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट है और यदि हम उसके किसी भी दो रो को या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपस में उसको अगर बदल दें, ओके, तो कहता है कि डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, ओके, उसका साइन, साइन का मतलब होता है चिन्ह, ओके, उसका चिन्ह चेंज कर जाता है। तो थोड़ा सा देखना है एक एग्जाम्पल से, ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट लिए हैं जो कि 3x3 कोटि का है। ये हमारे पास है 1 2 3 2 3 4 0 1 5, और अगर हम इसको सोल्व कर लें तो सोल्व करने पर कितना आ सकता है, आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये इस प्रकार का डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो सोल्व किस प्रकार से होता है। हम फर्स्ट रो से भी चल के सोल्व कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ से 1 निकलेगा और रो कॉलम ढकेगा, इस तरह से आप ढकते हैं तो आपका बचेगा 3 4 1 5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो इसको अगर इससे करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 15 होगा, बीच में माइनस होगा, 1 × 4 तो 4, फिर उसके आगे का चिन्ह हम लोग 2 को लेते हैं, ओके, तो 2 लेंगे तो इसका चिन्ह भी आपको बताया गया था पहले भी कि इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। किस तरह से माइनस होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम 2 को लेते हैं तो इसका अपना रो और इसका अपना कॉलम क्या होगा, ढकेगा, तो बचेगा 2 4 0 5, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ओके, तो 2 इंटू यहाँ पर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसके आगे का आपका 3 होता है तो आप उसे +3 कर सकते हैं। फिर इसका रो और इसके कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +3 इंटू, क्या कर सकते हैं कि 3 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ढकेगा तो क्या बचेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15 - 4 11, 11 × 1 तो 11, माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका -3 आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -3 आया, ओके। और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज के अनुसार से क्या कर रहे थे कि कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं या दो कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 इंटरचेंज टू, किसी के साथ कर सकते हैं, R2 के साथ भी कर सकते हैं, R3 के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या किए, R1 इंटरचेंज टू R3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि डेल्टा बराबर मेरे पास क्या होता है। तो बताइए, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ओके। तो R1 तो मेरा ये हुआ और R3 मेरा ये हुआ, ओके। तो मेरा ये R3 है, ये R1 है, इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 5 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से हो जाएगा। क्या था कि जो R3 था वो यहाँ चला गया और जो ये था वो यहाँ आ गया, ओके। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो फिर वही बात कि हम R1 से चल के सोल्व कर सकते हैं। तो 0 जब हमारे पास है तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो 0 ही होगा। इसके आगे हमारे पास 1 निकलेगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो 1 इंटू, फिर बताइए किसका, अगर हम लोग इसका रो और कॉलम को ढकेंगे तो कितना होगा,
3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, इसके आगे मेरे पास क्या है 5 है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्लस में 5। प्लस क्यों आता है आपको पता होना चाहिए, तो +5 इंटू रो कॉलम इस प्रकार से ढकेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। बताइए 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका -1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 6 - 4 2 से तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस 4 - 3 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और यहाँ पर भी आपका कितना जाएगा 5 - 2 तो आपका +3 आ जाता है। ओके, तो नियम बिल्कुल यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए थे पहले ही कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए या दो कॉलम को इंटरचेंज कर लिया जाए, इंटरचेंज करने के बाद देखिए हम यहाँ पर इंटरचेंज किए हैं कि R1 की जगह पर R3 और R3 की जगह पर R1 लिख देना, इंटरचेंज कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू कितना आया था -3, और यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू कितना आया +3। तो यहाँ -3 यहाँ +3, बस चेंजिंग यही होता है और कोई खास चेंजिंग नहीं होता है। ओके, हाँ मित्रों, तो मेरा यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टीज है रिपीटेशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो लिखा हुआ है कि व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब हुआ व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम, जब कोई दो रो या कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर समझिए सेम, एक जैसा होना, देन तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, तो कहता है सारणी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो यहाँ पर मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास इतना हुआ। ओके, तो इसमें आपका क्या दिखता है कि मेरा R1 और क्या दिखता है और R2 और R2 क्या है बिल्कुल एक जैसा है। ओके, तो R1 और R2 दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपका बिल्कुल 0 ही होगा। मेरा तीसरा प्रॉपर्टी, जैसे कि एक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप ले सकते हैं 1 0 1 3 5 6 1 0 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि R1 और R3 दोनों एक जैसा लिए, आपका R2 भी एक जैसा हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो चलिए 1 को निकालते हैं और फिर इसके रो कॉलम को ढकते हैं। ओके, तो 1 जब मेरा है तो इस प्रकार देखिए, तो ये पहला रो और पहला कॉलम को ढक लेगा, तो क्या बचेगा 5 6 0 1। ओके, तो लिखेंगे 5 6 0 1, इसको साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 5 माइनस 0 को 6 से करेंगे 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 0 लें ना लें कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 को लेते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो यहाँ पर आप +1 लेंगे और फिर इसका अपना कॉलम और रो को ढकेंगे। तो बताइए कि ये और ये अगर ढकेगा तो क्या बचेगा 3 5 1 0, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो मेरे पास 5 और यहाँ पर आपका -5 आएगा, और 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि इसका वैल्यू क्या गया 0। ओके, तो इसका अगला आपका चौथा नंबर है वैंसिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो चौथा नंबर वैंसिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, यानी कि सारणी का मान 0 होता है यदि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0, यदि किसी ए रो और कॉलम मतलब एक रो और कॉलम का ऑल एलिमेंट्स मतलब सभी अवयव 0 हो जाए। तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास A1 B1 C1 0 0 0 A3 B3 C3। ओके,
तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा R1 और R3 मतलब पहला रो और तीसरा रो में तो कुछ ना कुछ है, लेकिन दूसरा रो जो है ये बिल्कुल दूसरा रो के जितने भी अवयव हैं, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब जीरो हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। तो मेरा चौथा प्रॉपर्टीज बिल्कुल यही है। और हम आपको अगला वीडियोस जब हम बनाएंगे अगला 4.2 का, तो ये सारा प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो मेरे पास जो 5वां नंबर है इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि यदि स्केलर मतलब यदि किसी भी एक कांस्टेंट से अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंदर में किसी एक ही रो में जितने भी अवयव स्थित हैं सिर्फ उसी से गुना होगा। ओके, तो हाँ दोस्तों, 5वां नंबर जो मेरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी कोटि का वो 2x2 रहे या 3x3 या 4x4 रहे, ओके, तो किसी भी कोटि का यदि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो सपोज मान लीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट है। अब प्रश्न उठता है कि बार बार आप 3x3 का ही लेते हो, 4x4 का क्यों नहीं लेते, 2x2 का क्यों नहीं लेते? तो गाइड से आपको पता होना चाहिए कि जब हम 3x3 का लेते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट में खासकर 12th में जितने भी क्वेश्चन हैं और अगर इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपका वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो 3x3 कोटि का ही होगा। इसलिए हम एग्जाम्पल भी 3x3 कोटि का ही लेकर बता रहे हैं। ओके, तो डेल्टा बराबर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और सपोज मान लीजिए कि पूरे का वैल्यू जो होता है वो k हो रहा है। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू इसमें इस डिटर्मिनेंट्स में यदि किसी स्केलर मतलब कोई बाहरी डिजिट से अगर उसको यम मान लिया जाए और हम इससे अगर इसमें गुना करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इसका नियम होता है। क्या नियम होता है कि इसके किसी भी एक रो, इसमें 3 रो हैं, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव में गुना होगा। यानी ऐसा नहीं करना है कि इसके अंदर में जितने भी अवयव हैं वो सभी में गुना कर देना है। वो नियम होता था कि इसमें मैट्रिक्स में वैसा होता था, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है तो इसका नियम कुछ अलग है। तो आपको इसमें जिसमें भी आपको गुना करना है आप उसमें गुना कर सकते हो। तो सपोज मेरा मर्जी यहाँ पर R2 में गुना करने का है तो R2 में हम गुना कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि A1 B1 C1 और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा यम A2 यम B2 यम C2 और मेरा A3 B3 C3 होगा। अब बात यहाँ पर है कि इतना तो मेरा आ गया, अब इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं, यम का तो यम है ही, और यहाँ पर आपका क्या है k, यानी कि इसका वैल्यू k है। तो यम को अगर इसके वैल्यू से अगर गुना कर दें तो हो जाएगा k, यानी कि आप इसे km भी कह सकते हैं, km भी इसका आंसर हो सकता है। या फिर आप इसका भी वैल्यू अगर आप निकालोगे तब भी इसका वैल्यू क्या होगा? km ही होगा। यानी कि इसका वैल्यू आप अगर निकालेंगे तब भी km होगा, या फिर यम को अगर मल्टीप्लाई कर दें इसके वैल्यू से, तो इसका वैल्यू को तो हम k माने, तो इसके वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो km ही होगा। ओके, तो मेरा 5वां प्रॉपर्टीज बिल्कुल यही है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगला जो 6ठा नंबर है उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है तो आप लोग समझिएगा। इसमें होता है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति या किसी स्तंभ के साथ दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जाता है तब संगत अवयव जुड़ या घट जाते हैं। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज डेल्टा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मेरे पास ऐसा दिया गया है। ओके,
अब अगर कभी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर इस तरह से हो, सपोज R1 पर एक संक्रिया हो, या R2 पर हो, या R3 पर हो, या C1 पर हो, या C2 पर, या C3 पर, किसी पर भी हो, तो इसमें क्या है कि यदि हम R1 पर एक संक्रिया करते हैं क्या चीज़ का, सपोज R1 प्लस R2 का, या फिर R1 माइनस R2 का, हम इसको आपस में ऐड भी कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो R1 पर एक संक्रिया किया जा रहा है। R1 कहाँ है, तो मेरा R1 यहाँ पर है, और किस प्रकार से कर रहे हैं, तो R1 प्लस या माइनस R2, यानी कि R1 और R2 को हम आपस में जोड़ या घटा रहे हैं, किस पर, R1 पर, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मेरा होगा A1 प्लस A2, या फिर आप इसको घटा भी सकते हैं, B1 प्लस माइनस B2, C1 प्लस माइनस C2। ओके, यहाँ पर हम लोग A2 B2 C2 A3 B3 C3 B2 C3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू, जैसा हम यहाँ पर लिखे कि R1 प्लस माइनस R2, तो यहाँ पर R1 और R2 को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, या फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, किसके स्थान पर, तो R1 के स्थान पर। तो कहा जाता है कि इसके वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता, यानी कि अगर इसका वैल्यू k है तो इसका भी वैल्यू आपका k ही होगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो मेरा छठा जो होता है यही प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टीज हम छठा नंबर में पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि डेल्टा बराबर मेरे पास 2516 एक डिटर्मिनेंट है, और हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, और आपको पता होना चाहिए कि 12 माइनस 5 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और R1 पर हम एक यहाँ पर संक्रिया करते हैं R1 प्लस R2 का, या R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसका वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, जब हम ऐसा कर देते हैं, ये संक्रिया R1 पर ही हो रहा है, कैसा, तो R1 प्लस R2 का। ओके, तो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 6 + 5 करेंगे 11 हो जाएगा, और ये तो 16 का 16 ही रहेगा। अब इसका वैल्यू ज़रा निकाल के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, वैल्यू कितना आया, 7। तो आपका 7 यहाँ पर भी आया, 7 यहाँ पर भी आया, यानी कि इसमें या इसमें दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम किसी भी दो रो को आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, मेरे पास 7वां नंबर जो है, इसमें कहा जा रहा है सम प्रॉपर्टी। ओके, तो सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यदि किसी सारणिक, यानी कि यदि मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट इस प्रकार से है, सपोज यहाँ पर हम थोड़ा सा लेते हैं, A1 प्लस x, A2 प्लस x, A3 प्लस x। ओके, ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझेंगे, इसमें आपका जो x1 x2 x3 दिखता था, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो में जो ऐड किया हुआ है या सब्सट्रैक्ट किया हुआ रहेगा वो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि x ही रहेगा। यहाँ पर आप x1 x2 x3 देने से ये समझिएगा कि यहाँ पर आपका अलग अलग डिजिट भी रह सकता है। ओके, यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मेरे पास यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट जो है 3x3 कोटि का है, और आपका जो पहला कॉलम है ये ऐड के रूप में है। अब इसको हम किस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से विस्तारित कर सकते हैं, थोड़ा सा यही समझना है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से होता है। ओके, तो यहाँ पर समझिएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1। सबसे पहले क्या किए
कि हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक साथ चला, प्लस फिर X1 X2 X3 यानी कि इसको एक बार लिए, फिर X1 X2 X3 को एक साथ लेंगे, X1 X2 X3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका वैल्यू निकालें या फिर इसका और इसका वैल्यू निकाल के ऐड करें, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पर माइनस का रिलेशन बनता है तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस इस प्रकार से है तो ऐसा नहीं होगा। जब भी रहेगा तो सब में प्लस रहेगा, या जब भी रहेगा तो सब में माइनस रहेगा। ओके, इसके अगला प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। अगला हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में समझना है। तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर देन एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ओके, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो मान होता है डज नॉट चेंज, यानी कि नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है? जब, यानी व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय, यानी कोई भी रो और कॉलम को मल्टीप्लाइड करते हैं बाय ए नंबर, एक नंबर के साथ, कोई भी संख्या के साथ यदि किसी रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाइड करते हैं, देन एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर नंबर, यानी कि एडेड टू और सब्सट्रैक्ट, यानी कि उसके बाद हम उसको किसी भी रो और कॉलम के साथ जोड़ दें। ओके, तो समझिएगा कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा, आशा है कि आप पूरा इसको समझ पाएंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, मेरे पास एक क्या है, एक मान लेते हैं कि इस प्रकार से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मेरे पास क्या है, एक 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट है। ओके, और इसको हम अब किस प्रकार से कर सकते हैं? तो कहने का मतलब कि इस पर एक संक्रिया होता है एक प्रकार का। सपोज हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार आपको जब क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आपका इसमें यूज होगा ये प्रॉपर्टीज का। पहले ध्यान से समझिएगा, इसको हम पहले लिखते हैं। ओके, और इसको गौर से ज़रा देखिए कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा, हम इसको लिखते हैं A1 प्लस KB1, ओके, A2 प्लस KB2, उसके बाद इसको हम लिखते हैं A3 प्लस KB3, है ना। फिर आगे देखिएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखा। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि मेरा ये R1 है, ये R2 है, R3। तो R2 और R3 जो है इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, जो भी हो रहा है वो किस पर हो रहा है, R1 पर हो रहा है। ओके, और R1 पर भी जो हो रहा है इसमें आपका A1 जो है, A1 यहाँ पर है, A2 का जगह पर A2 है, A3 की जगह पर A3 है, लेकिन इसमें B1 B2 B3 जो है इसमें ऐड किया हुआ है, वो भी क्या चीज़ से, तो B1 और B2 और B3 में कोई बाहरी संख्या के से उसको में गुना करके इसमें जोड़ा हुआ है। तो इस संक्रिया का नाम हम दे सकते हैं कि संक्रिया हो किस पर रहा है, तो संक्रिया R1 पर हो रहा है। ओके, तो जिस पर संक्रिया होता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, R1 पर हो रहा है। और किस प्रकार का हो रहा है, तो R1 पर तो हो ही रहा है, लेकिन किस प्रकार का, तो देखिएगा R1, ओके, प्लस R1 में जोड़ा जा रहा है, क्या चीज़ जोड़ा जा रहा है, तो ये जो है ये R2 मेरे पास है, इसे हम R2 कह सकते हैं। तो R2 को जोड़ा जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से, तो कैसे, गुना करके, कोई बाहरी संख्या के जिससे गुना करके इसको जोड़ा जा रहा है। तो मेरे पास इस प्रकार संक्रिया हो रहा है और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू निकालें अथवा इसका वैल्यू निकालें, दोनों में से किसी का वैल्यू निकालें
वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का मान कभी भी चेंज नहीं करेगा। ओके, इसका अगला है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी कहने लगे कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए बराबर ए आई जे के रूप में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, इसके अवयव होते हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, कहता है इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आप डायगोनल मैट्रिक्स पहले पढ़ चुके होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है। ओके, तो कहता है कि ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर एन का मतलब होता है कि यह एन ऑर्डर का है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट जब हमें इसका निकालना होगा तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 A22 A33 डॉट 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 AN तक जो हमारा होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। इस प्रकार से ही होता है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सपोज मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से जो संख्याएं सजे होते हैं, इसके अलावा जो भी संख्या होता है वो जीरो अगर हो जाए तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 2 0 0 4, यानी कि इस पर जो संख्या है वही रहेगा, बाकी जो अलग अलग स्थान हैं वहाँ पर सबका सब क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका वैल्यू इसी प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब कि इसका स्थान अगर लिखिएगा तो लिखिएगा A11 A12 A21 A22। ओके, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो आप इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालिएगा, इसको इससे गुना करके माइनस इसको इससे गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा, तो आपका वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप इसको 3 क्रॉस 3 भी लिखिएगा तो आपका हर हाल में यही होगा कि डायगोनल है सिर्फ आपस में गुना होते जाएगा। ओके, सिर्फ डायगोनल ही गुना होते चला जाएगा और वही वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट का होगा। तो ये एक प्रकार का ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि डायगोनल पर जितने भी अवयव होते हैं सिर्फ उसको आपस में गुना कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। ऐसा किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता है। ओके, आपका तीसरा प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी इससे ये क्लियर हो जाता है कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड के इज ए स्केलर, यानी कि आप यहाँ पर स्केलर की जगह पर एनी नंबर भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या, के क्या है, एक प्रकार का कोई संख्या है। देन यानी कि उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, देन यदि ए के साथ के को गुना कर दिया जाए, ओके, ए मैट्रिक्स है और इसको अगर के साथ गुना कर दिया जाए तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, के पर पावर n इंटू ए। ओ किस प्रकार से समझिएगा, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू मेरे पास A1 यहाँ पर आप और भी कुछ ले सकते हैं, सपोज A1 A2 B1 B2, ओके, कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इसको हम के से गुना कर दें, के ए पहले निकालें, तो के ए का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज लगेगा कि प्रत्येक अवयव में हम के से गुना करते हैं। ओके, प्रत्येक प्रॉपर्टीज में गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के A1 के A2 के B1 और के B2, इस प्रकार से होगा। ये तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज लगा। अब इसके बाद इसमें क्या होता है जो समझिएगा ध्यान से, अगर हमें यहाँ पर इसका क्या करना हो, समझिएगा यहाँ पर इसका क्या करना है कि तो के जो है मेरे पास ये तो मैट्रिक्स है और कहता है इतना बराबर इतना होता है, तो कैसे होता है इसको ध्यान से देखिएगा। के ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ओके, तो के ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये किस प्रकार से निकलेगा, तो कहने का मतलब कि के ए का वैल्यू तो इतना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं के A1 के A2 के B1 के B2, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि R1 तथा R2 से, R1 तथा R2 से के कॉमन लेने पर, के कॉमन लेने पर, ओके। तो चलिए जरा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर R1 मेरे पास ये है, R2 मेरे पास ये है,
तो अगर R1 से हम कॉमन ले लें तो K कॉमन लेंगे, R2 से भी कॉमन लें तो K कॉमन ले लेंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का जो रूल होता है, इसमें एक रो से हम किसी भी चीज़ का कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर K का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई K। ये जो K है R1 से लिया गया, ये जो K है R2 से लिया गया, तो बचाएगा इसमें क्या, तो पता होना चाहिए कि A1 A2 B1 B2 ये बचेगा। हम यहाँ पर K इंटू K को क्या कर सकते हैं, K स्क्वायर, और उसके बाद डिटर्मिनेंट, और इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, A कर सकते हैं, चूँकि ये जो है एक प्रकार का मैट्रिक्स है, A बराबर ऐसा था, तो A का डिटर्मिनेंट इंटू K स्क्वायर, तो मेरा ये फॉर्मूला जो है इस प्रकार से प्रूव हो जाता है। ओके ओके, चौथा प्रॉपर्टीज मेरे पास है, इसमें दिया गया है कि इफ़ A एंड B आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस, यानी यदि A तथा B कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कोई दो वर्गाव्यूह है, ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, दोनों का दोनों वर्ग होना चाहिए और साथ में एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब अगर A 2x2 का है तो B भी 2x2 का होना चाहिए, अगर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होना चाहिए। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि दोनों के गुणनफलों का हम डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालें ए का, या फिर बी का निकाल के गुना करें, यानी कि ए का और बी का गुना डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के गुना करें, या फिर गुना करने के बाद हम डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो मेरा प्रॉपर्टीज यहाँ तक बिल्कुल है, और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।